महकमा पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में किस हद तक सियासी मुदाखलत है? जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पुलिस चाहिए हमें, वो नहीं है हमारे पास। 10, 20, 50 क्रिमिनल्स का आ जाना या यहाँ पे ऑपरेट करना कोई अचंभे की बात नहीं है। लोगों के पास अगर रोज़गार ना हो तो हो सकता है कि मजबूरन वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ भी चले जाएँ। खुदा न खास्ता पेशावर में एक बहुत बड़ी वारदात मज़ीद हो सकती थी। सर, मुअज़्ज़म जहाँ अंसारी पुलिस ऑफिसर ना होते तो क्या होते? हम अबू अयूब खालिद अंसारी की औलाद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एहसन अमान। आज मैं मौजूद हूँ सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में। हमारे आज डिजिटल के मेहमान हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जहाँ अंसारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने आज के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आप कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है? बहुत शुक्रिया एहसन आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज मेहमान बनाया। मैं कोयटा में पैदा हुआ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी फैमिली, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा तमाम बलूचिस्तान में ही थे। और बलूचिस्तान का होने पे मुझे बड़ा फ़ख्र है और इस बात पर भी फ़ख्र है कि मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला शायद पहला ऑफ़िसर हूँ जो आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की जिसको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। जो तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैंने इनिशियल फ्यू इयर्स क्लास 5 तक मैंने कोयटा में ही पढ़ा। क्लास 5 के बाद वालिद साहब ने मुझे, और जैसे हमारे घर में एक तरीका बना हुआ था कि वो पढ़ने के लिए 5 साल के बाद, 5वीं जमात के बाद में भेज दिया करते थे बाहर। तो मैं प्राउडली एक सादिक पब्लिक स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। ओ लेवल्स मैंने वहाँ से किया और ओ लेवल्स के बाद फिर मैं वापस आया कोयटा 1982 में। वहाँ से मैंने एफएससी किया, ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। और फिर वहीं से मैंने सीएसएस का भी एग्ज़ाम दिया और पुलिस को मैंने ज्वाइन किया एज माय फर्स्ट ऑप्शन। और बलूचिस्तान में मैंने नौकरी तो मैंने शायद पाकिस्तान के तमाम सूबों में, चारों सूबों में मैंने की हुई है। मैं एएसपी रहा पंजाब में, एसपी भी रहा कुछ अर्सा, और उसके बाद फिर मैंने सिंध में भी नौकरी की एज एसएसपी वेस्ट कराची, एसएसपी हैदराबाद। बलूचिस्तान में मैंने नौकरी की एज डीआईजी गवादर और आईजीपी बलूचिस्तान। और ये भी मैं बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला पहला ऑफिसर था जो आईजीपी बलूचिस्तान रहा 2017 में। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में अब मैं यहाँ हूँ। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट की मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, फ्रंटियर कंस्टेबलरी और पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस, उनमें भी मैंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। और ये एक सफ़र है, एक करियर है। अब 33 इयर्स मुझे हो गए हैं इसी सर्विस में और अल्लाह ताला जहाँ पे लेके जाए इज़्ज़त के साथ लेके जाए। कबायली इलाके अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, आप वहाँ के भी पुलिस ऑफिसर हैं। पुलिसिंग में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखें, NMDs को न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स जिनको हम कहते हैं, जो एक्स-फाटा है, वो पुलिसिंग इंट्रोड्यूस वहाँ पे की गई थी 2019 के मार्च अप्रैल में, और अब तकरीबन 3-3.25 साल होने को आए हैं। इन 3 सालों में नेचुरली शुरू में जो चैलेंजेस थे, आहिस्ता आहिस्ता से हमने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया। लेवीज़ और खासादार वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट थी जो कि जिसकी ट्रेनिंग का लेवल न होने के बराबर था। 26,000 की फ़ोर्स हमने इनहेरिट की। 26,000 में से आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि 26 में से तकरीबन हमने 22-22,500 लेवीज़ और खासादार उनको हमने ट्रेन कर लिया है। कुछ हमने अपने पास ख़ुद ट्रेन किए हैं और कुछ हमने बहुत बड़ी तादाद जो है वो आर्मी के जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे उनके ज़रिए हमने ट्रेनिंग उनको कराई है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हूँ मिलिट्री अथॉरिटीज़ का, आर्मी चीफ़ का, अपने कोर कमांडर का, कि उन्होंने हमारे जवानों को ट्रेनिंग देने में बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है। तो चैलेंज जो था हमारा पहला ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, वो लेवीज़ और खासादार को पुलिस में कन्वर्ट करना, उसके अलावा CTD को इंट्रोड्यूस करना, उसके अलावा फिर स्पेशल ब्रांच को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना। अलीट की हमने बहुत सारी नफरी वहाँ पे भिजवाई, वो भी वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं।
तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस लेवल पे आ गए हैं कि वहाँ हम पुलिसिंग हमने स्टार्ट कर दी है, थाने, FIR, इन्वेस्टिगेशन, वो एक प्रोसेस जो है वो चलना शुरू हो गया है और उसकी वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ इन्फोर्समेंट में वो ये है कि अगर कोई बंदा किसी के ऊपर इल्ज़ाम है तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सामना करे और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सामना करने के लिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हमें हिदायत हैं, जो इख्तियारात हैं, उनका इस्तेमाल करना और उसके बाद फिर हमने माशरे में से ऐसे लोगों को, क्रिमिनल्स को जो कि माशरे के अमन के लिए या माशरे की पीस के लिए ख़तरा हो, उनको हमने वी हैव टू ब्रिंग देम बिफोर द लॉ, बिफोर जस्टिस, वी हैव टू इंश्योर जस्टिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है ये प्रोसेस। कंप्लीट अभी मैं नहीं कह सकता कि हुआ है, लेकिन कुछ अरसा और लगेगा और इंशाल्लाह हम कंप्लीट मेन स्ट्रीमिंग जो हमारे ट्राइबल पुलिस की है वो इंशाल्लाह हमारी हो जाएगी। सर, अफगानिस्तान में TTP के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं तो हमारे सूबे पे कितना असर पड़ेगा अमन व अमान की सूरत हाल पे? जो अमन को लाने का प्रोसेस है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर काइनेटिक मीन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अंदर क्रिमिनल्स को जैसे मैंने पहले कहा कि क्रिमिनल्स हैव टू बी ब्रॉट बिफोर द जस्टिस आल्सो, बट एट द सेम टाइम ये जो एक डायलॉग का प्रोसेस है ये भी साथ साथ चलना चाहिए। इस वक्त चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर काफ़ी कामयाबियाँ भी हैं। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारा फॉरेन ऑफिस और जो हमारी कंसर्न एजेंसीज़ हैं, हमारी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। और अगर ये हमारा पीस का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होता है तो इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम देखेंगे कि हमारे पास अमन आएगा, हमारे पास एहसास तहफ़्फ़ुज़ आएगा और उसके साथ फिर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी कॉमर्स की एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी ट्रेड की एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर भी इजाफा होगा और ये पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं उसके लिए एक प्रॉस्पेरिटी का इंशाल्लाह नया दौर शुरू होगा। तवील खामोशी के बाद पेशावर में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर बढ़ी, टारगेट किलिंग की वारदातें बढ़ी, क्या वजह है इसकी से? देखिए, जो टारगेट किलिंग की कुछ वारदातें हमारे पास यहाँ हुई हैं और एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जो कि कूचा रिसालदारा में हमारे एक अहले तशरीह की मस्जिद थी, उसके ऊपर सुसाइड ब्लास्ट हुआ। इन तमाम केसेस को हमने डिटेक्ट भी किया और हमने डिटेक्ट करने के बाद जो कंसर्न लोग थे उनको कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाया। इसमें हम ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दी प्योर दहशतगर्दी नहीं है, यहाँ पे क्राइम का और टेररिज्म का नेक्सस है, यानी क्रिमिनल का और टेररिस्ट का नेक्सस है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी वारदातें भी हमारे नोटिस में आई हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जब चला तो उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हमें ये पता चला कि बहुत सारे लोग अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ जो है वो निकालते हैं और उसको किसी टेररिस्ट नेटवर्क के नाम पे शो करते हैं और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनको एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। तो हर जो क्रिमिनल एक्टिविटी है या टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके अलग मोटिव्स हैं, उसके अलग जो आप समझें कि एक्टर्स हैं और उन एक्टर्स को हम इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद कैफ़र किरदार तक भी पहुंचा रहे हैं। तो ये जो क्राइम और टेररिज्म का नेटवर्क है इसको भी स्मैश हम करने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं और बाकी जो पर्सनल एनिमिटीज़ हैं उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको भी कोई जो इंसाफ का कटहरा है उसमें हम लाने में कामयाब हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जैसी आज है इससे भी हम बेहतर कर सकें। हमारे सूबे में दाइश किस हद तक सरगर्म है? देखिए, दाइश एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसका हमारे सूबे में कोई वजूद नहीं है। हमारे पास दाइश जो है वो बहुत सारे दाइश के क्लेम्स ज़रूर आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सवाल आपने जो पहले किया कि उसमें दाइश का क्लेम आना एक बात है और हमारा इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचना कि इसके अंदर दाइश या कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है वो अलग बात है। दाइश ने एक क्लेम किया, हमारा एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ अभी रिसेंटली, जो FRP का हमारा सब इंस्पेक्टर था, तो सारगुल, उसकी जब हमने तफ्तीश शुरू की तो अब उसके जो मुख्तलिफ ताने बाने हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं, वो दहशतगर्दी की तरफ नहीं है, उसकी कुछ और चीज़ें हैं। वो चूँकि हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी चल रहा है तो शायद
प्रीमेच्योर होगा कि मैं आपको बताऊं कि क्या उसके अंदर हकाइक हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्ते में वो बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। 1 2 एक और हमारा जो इंस्पेक्टर SHO हमारा जो था शाहपुर का शकील, उसकी शहादत हुई। उसकी शहादत फिर एक IB का हमारा ASI था, उसकी शहादत हुई। उनके ताने बाने जो हैं वो एक क्रिमिनल कम टेररिस्ट नेटवर्क के साथ जाके मिल रहे हैं, जो कि एक्चुअली एंड ओरिजिनली एंड एसेंशियली क्रिमिनल्स हैं, वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जो कार्रवाई है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खाते में डाला है। उसके अंदर भी बड़ी हमारी इन्वेस्टिगेशन स्विफ्टली प्रोग्रेस कर रही है और इंशाल्लाह हमारे जल्द हाथ जो हैं उनके ऊपर होंगे और वो भी इस तरह से कानून के कटहरे में आएंगे। तो ये जो अब आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी कुछ वारदातें हुई हैं, तो हमारी उसमें साथ में कामयाबियाँ भी हुई हैं। और यहाँ मैं एक और बात का भी इजाफा करना चाहूँ, कूचा रिसालदारान का जो हमारा मास्टरमाइंड था और उसके साथ 2-3 और भी लोग थे, उनके साथ मुकाबला हुआ। मुकाबले में हमारा भी एक जवान कुछ ज़ख्मी हुआ, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे उनको हमने एलिमिनेट भी किया, उनसे सुसाइड जैकेट्स भी बरामद हुई और उसके बाद फिर जब हमने उनके मोबाइल फ़ोन का एनालिसिस किया तो उन्होंने पेशावर की एक बहुत बड़ी मजहबी इमारत थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, एक मजहबी इमारत थी जो कि मुसलमानों से अलहदा थी, उसको भी उन्होंने टारगेट करने का पूरा प्लान बनाया हुआ था और उसको अगर हम टाइमली ऑपरेशन करके एलिमिनेट न कर लेते तो खुदा न खास्ता पेशावर में एक बहुत बड़ी वारदात मज़ीद हो सकती थी। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम जो गोल रोक लेते हैं वो गोल नेचुरली किसी को पता नहीं चलते। वो आपका जो फुल बैक है या हाफ बैक है या गोल कीपर है, वो कहीं ना कहीं खड़ा होकर जो गोल की तरफ बॉल आती है हम उसको रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, वापस किक कर मारते हैं तो ओपोनेंट की तरफ भेजते हैं हम। वो चीज़ें मीडिया पे उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से नेचुरली अगर कोई खुदा न खास्ता वाक़या हो जाए तो जिस तरीके से जो सेंसेशनलिज्म उसके अंदर है वारदात होने में या टेररिस्ट एक्टिविटी होने में, वो सेंसेशनलिज्म स्टॉप करने में नहीं है। तो इस वजह से हम समझते हैं कि हमने बहुत सारे गोल रोके हैं और बहुत सारी हमने कैजुअल्टीज़ और बहुत सारी वारदातें और बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो रोके भी हैं। और ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूसली प्रोसेस हमारा चल रहा है। हमारे लोग अपनी जान की भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें भी हमारी हुई हैं उसके अंदर, और 30 के करीब हम अभी इस साल तक हमारी जो जानों की कुर्बानियाँ पुलिस की हैं वो 30 से ज़्यादा हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कहीं बड़ा नंबर उन टेररिस्ट का है जो कि अल्टीमेटली अपने अंजाम तक पहुँचे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आने वाला है, महकमा पुलिस ने अपनी कोई डिमांड पेश की है? देखिए, हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी और साथ में उनकी जो पूरी काबीना है उनको वक्तन फ़क्तन ब्रीफ भी करते हैं, अपनी हम कामयाबियों के हवाले से भी बताते हैं, अपने चैलेंजेस के हवाले से भी बात करते हैं, और साथ में जो हमारे इश्यूज़ हैं रिसोर्सेज के, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी है, मटीरियल रिसोर्स भी है, टेक्निकल रिसोर्सेज भी हैं। इन तमाम को हम उनके सामने फ्लैश करते हैं और उनको हम बताते हैं कि जी हमारे ये इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से KP पुलिस को पहले भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आज भी हमने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी CTD की एम्पावरमेंट की है, हमने अपने जो फोर्सेस हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया है और अरबों रुपए से ये जो हमारी ट्रेनिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उसके लिए हुकूमत ने दिए पैसे। ज़ाहिर है अब जब हज़ारों लोगों को ये ट्रेनिंग करते हैं आप तो उसके लिए ख़र्चा भी होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपने डिमांड्स जितनी भी थी वो सारी की सारी उनको हुकूमत को कन्वे भी की हैं और हमें यकीन दहानी भी कराई गई है कि इंशाल्लाह तमाम जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी। शोबे तफ्तीश पर हर बार सवालात उठते हैं सर, हर बार कहा जाता है कि इसकी बेहतरी के लिए इक़दाम ला रहे हैं, लेकिन नतीजतन कारकर्दगी उनकी अभी भी सिफर है। जी, आपकी तरफ से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि शोबे तफ्तीश मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए? जी देखिए, कारकर्दगी सिफर होना मैं समझता हूँ कि अंडरस्टेटमेंट होगी या ओवर एक्सजरेटेड एक नंबर होगा। ये ज़रूर है कि शोबा तफ्तीश में जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी 90% कन्विक्शन हो या 95% कन्विक्शन हो, तो वो तो बात ठीक है, वो नहीं है।
हमारे केसेस की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। लोकल स्पेशल लॉ की कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल किसी से नारकोटिक्स रिकवर होती है, किसी से वेपन रिकवर होते हैं, तो उसकी कन्विक्शन हमारी 85% से भी ज़्यादा है। जो हमारे टेररिस्ट केसेस हैं उसकी हमारी जो कन्विक्शन है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और जो हमारे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसकी कन्विक्शन भी बहुत ज़्यादा कम है। उसके बहुत सारे मसाइल भी हैं, गवाहों का ना होना, या हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनका मुख्तलिफ और सख्त होना, या फिर ये कि जो हमारे पास एक फोरेंसिक साइंस लैब या जो फोरेंसिक एविडेंस है उसको प्रोसेस होने में टाइम लगना, वो सारी मौजूद हैं चीज़ें, वजूहात हैं। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो सेटअप है वो बहुत छोटा है। इन्वेस्टिगेशन के लिए अब हमने एक और जो प्लान हम कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा काडर हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और हम उसको सब इंस्पेक्टर लेवल पे हम रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट पेपर है बन गया है। इसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने डाल दी हैं, और इसके अंदर हम जो सब इंस्पेक्टर लेवल पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अभी नहीं होती है। केपी पुलिस में 3 लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है। कांस्टेबल की रेगुलर होती है थ्रू ईटा, एएसआई की भी रेगुलर होती है थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बाद तीसरा है हमारा डायरेक्ट डीएसपी की रिक्रूटमेंट, जो हर चंद साल के बाद, क्योंकि उसका नंबर कम होता है, तो हर चंद साल के बाद 2, 4, 5, 7 साल के बाद एक दफ़ा एक बैच आता है उसका। अब हम एक चौथा काडर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब इंस्पेक्टर का काडर है। डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेंगे, लॉ ग्रेजुएट्स होने चाहिए वो, और बाकी उनकी जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है वो पूरी हो, ताकि हम उनको लेके आएँ, ट्रेन करें और अपने उसके अंदर डाल दें। और उसका पूरा एक हम स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, यानी स्टार्ट करेंगे सब इंस्पेक्टर से, और फिर पिरामिड एक बनेगा। उस पिरामिड के अंदर सब इंस्पेक्टर, फिर ऊपर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, और फिर हम उसको एसपी तक भी लेके जाएंगे। तो ये जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारा इस वक्त बाकी मैंने जो बातें की हैं आपसे, गवाहों का फोरेंसिक साइंस लैब ना होना, या एविडेंस कलेक्शन की टेक्निक्स ना होना वगैरह वगैरह, वो तो है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है वो भी बड़ा हमारा मिसिंग है। और उस मिसिंग पार्ट को हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि एक नया काडर लेके आएँ, और नए काडर के ज़रिए हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को इम्प्रूव करें। आसान इंसाफ मराकज़ बने, आवाम को किस हद तक फ़ायदा मिला और किस हद तक ये मंसूबा कामयाबी से जा रहा है? आसान इंसाफ मराकज़ जो हमारे हैं, बेसिकली आप उसको आसान इंसाफ मरकज़ के हैं, या वन विंडो ऑपरेशन के हैं, या पुलिस स्टेशन में पीपल फ्रेंडली पुलिस के हैं। इन जगहों पे हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोगों को जब जाते हैं तो उनको क्यू में उस तरह से ना हो, ख्वार ना हो, पता ना हो कि किसके पास जाना है। तो हमने बड़ा अच्छा सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया है, उसके नताइज भी आना शुरू हो गए। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम PSRMS जो है वो हमारा कंप्यूटराइज हमने कर दिया है, और उसके अलावा हमने जो आसान इंसाफ मराकज़ के अंदर 5 हमारे इस वक्त अवेलेबल हैं और ऑपरेशनल हैं। 17 का हमारा प्लान है इसी साल में, 2022 के अंदर 17 टोटल हम कर लेंगे, और अगले साल तक इंशाल्लाह हमने 34 पेशावर के थाने जो हैं उनको हम फुली ऑपरेशनलाइज्ड पीपल फ्रेंडली पुलिस इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स में तब्दील कर देंगे। चूँकि ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव काम है, यानी एक थाने के ऊपर 2, 2.5, 3 करोड़ रुपया ख़र्चा होता है, तो जब आप पूरे सूबे के 400 थानों की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। और नेचुरली गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास या गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के पास अनलिमिटेड वसाइल नहीं है, तो उन लिमिटेड वसाइल के अंदर रहते हुए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी हुई है। अदालती अहकामात और सूबाई हुकूमत की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर कब अमल दरामद होगा? इसके ऊपर हमने कमेटी अपनी बिठाई हुई है। इसके अंदर अदालती अहकामात ज़रूर मौजूद हैं, मगर कुछ ऐसे अदालती अहकामात भी हैं जिसकी वजह से हम अभी क्लियर नहीं है कि हमने क्या करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनके ऊपर स्टे ऑर्डर हमें हाई कोर्ट की कुछ बेंचेस की तरफ से आ गया है। अब हमने एडवोकेट जनरल साहब से रब्ता किया है कि आप हमें बताएं कि हम क्या करें, कि ऐसा ना हो कि हम एक तरफ के अहकामात पे अमल दरामद करें तो दूसरी तरफ से हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ जाए। तो उसके ऊपर हम कर रहे हैं, जो लीगल एक प्रोसीजर है उसके तहत चल रहे हैं, और जैसे ही हमारे लिए ज़रा रास्ता क्लियर हो जाता है तो इंशाल्लाह अमल दरामद हो जाएगा उस पर। महकमा पुलिस में इस्लाहात की मज़ीद ज़रूरत है, अगर है तो क्या क्या तजावीज़ है? देखिए, महकमा पुलिस में इस्लाहात की मुस्तकिल ज़रूरत है।
महकमा पुलिस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पुलिस को जैसे ही कोई आदमी देखे तो उसको अपना मुहाफ़िज़ तस्वुर करे, उससे डरे ना, उससे घबराए ना, और उसको ये तसल्ली हो कि जी मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरी जो मदद हो सकती है वो इंशाल्लाह होगी। तो एटीट्यूडनल चेंज जो है वो पहली हमारी चीज़ है कि सबसे पहले इनके एटीट्यूड के अंदर हमने चेंज करनी है अपने जो लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो पुलिस रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं उन पुलिस रिपोर्टिंग सेंटर्स को हम पीपल फ्रेंडली, जैसे मैंने पहले बात की, पीपल फ्रेंडली बनाएं, उनके लिए कंफर्टेबल एक माहौल हो, उनके लिए बैठने की जगह हो, उनके लिए पीने का पानी हो, उनका अगर कोई तफ्तीश करने वाला अफसर है उसके साथ उसकी बात हो सकती हो, मुलाकात हो सकती हो, उसको अपने केस की प्रोग्रेस पता चल सकती हो कि मैंने जो FIR कराई है या मैंने कोई कंप्लेंट करवाई है। खानगी झगड़े होते हैं, रोड के ऊपर झगड़े होते हैं, पैसों के लेन देन के तनाज़े होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसको ही शुड बी एबल टू बेसिकली नो द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंप्लेंट। तो उसमें हमने एक फीडबैक का भी मैकेनिज़्म स्टार्ट किया है, और इस फीडबैक के मैकेनिज़म्स की वजह से लोगों को कम से कम ये पता चलेगा कि मेरी शिकायत इस वक्त कहाँ पे है और किस स्टेटस के तौर पे समझी जा रही है। आप सूबे की आबादी और वसाइल से की निस्बत पुलिस नफरी से मुतमईन हैं? देखिए, सूबे की आबादी हमारी कोई 4.25 करोड़ के करीब है, जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ है, और 4.25 करोड़ की आबादी के हिसाब से इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई, अगर हम ट्रेंड मैन पावर की लें, पूरी हमारी जो पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग लेवीज़ खासादार को 1,08,000 के करीब है, और अगर 4.25 या 4 करोड़ के करीब हम लेते हैं और 1 करोड़, और तो वो बन जाती है तकरीबन कोई 300 आदमियों के ऊपर एक पुलिसमैन, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है, सही है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये क्वालिटी क्या है इनकी। क्वालिटी वो नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पुलिस चाहिए हमें वो नहीं है हमारे पास। उसको ही लेके आने के लिए जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, जो हमारे रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, उसकी वजह से हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे पास टोटल मिला के एक जवान के ऊपर जो हमारा एवरेज ख़र्चा आता है, इंक्लूडिंग हमारे दफातर, इंक्लूडिंग हमारी गाड़ियाँ, परचेज ऑफ वेपन्स, इक्विपमेंट, यूनिफॉर्म, पेट्रोल, फलाना सारी चीज़ें हम मिला लें, उसकी पूरे साल की तनख्वाह हम लगा लें जवान की, तो हमारे पास इस वक्त मुश्किल से कोई $4,000 के करीब हम एक आदमी पे खर्च करते हैं। $4,000 एक जवान पे, और पूरी पुलिस की जो तमाम चीज़ें हैं मैंने बताया ना, जैसे कि जिसके अंदर मेजर इक्विपमेंट की परचेज भी शामिल है, जिसमें व्हीकल है और हमारी बिजली गैस के बिल हैं और पानी है और एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ टू रन पुलिस ऑपरेशन। $4,000 साल का हम एक जवान के ऊपर एवरेज हमारा खर्चा आ रहा है। अच्छा, जब $4,000 को वो करते हैं, उसके मुकाबले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप देखते हैं तो वहाँ तो खाली उसकी जो एक ऑफिसर जिसको वो कहते हैं, हमारा सिपाही के बराबर ही है, ऑफिसर के ऊपर एवरेज 70 से 80 हज़ार डॉलर तो खाली तनख्वाह होती है उसकी, और बाकी भी जब अगर लगाएं तो कम से कम ऑन एन एवरेज 25 से 30 हज़ार डॉलर पर पर्सन, यानी उनको एक अपना जवान जो है वो, या एक पर्सन के लिए ऑन एवरेज $1,00,000 का वो उन्होंने एवरेज बजट रखा होता है। उस $1,00,000 के मुकाबले में हम $4,000 खर्च कर रहे हैं साल के, तो ऑटोमेटिकली $4,000 जब आप कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान रुपीज़ में हम खर्च करते हैं, डॉलर में तो खर्च नहीं करते, लेकिन $4,000 पे जब हम एक बंदा वो करते हैं तो नेचुरली वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपको नहीं मिल सकता है। रिसोर्स इनपुट हमारी इम्प्रूव हो, हमारी ट्रेनिंग बेहतर हो, हमारे पास गैजेटरी हो, हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए जिसकी मदद से हम लोगों को जस्टिस एट द डोर स्टेप दे सकें, तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। महकमा पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में किस हद तक सियासी मुदाखलत है? देखें, सियासी मुदाखलत तो मैं कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि सियासी मुदाखलत नहीं है। हमारा 2017 का जो पुलिस एक्ट है उस पुलिस एक्ट के अंदर IG खैबर पख्तूनख्वा के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, पोस्टिंग के, ट्रांसफ़र के, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी है। तो सियासी मुदाखलत हमारे पास उस सेंस में जैसे आप कहते हैं वो नहीं है। हाँ, रिक्वेस्ट आ जाती हैं, रिक्वेस्ट किसी MPA साहब की आ गई, किसी MNA साहब की आ गई, किसी मिनिस्टर की आ गई, कि सिपाही को यहाँ, हवलदार को वहाँ, ASI को, सब इंस्पेक्टर को, वो रिक्वेस्ट के तौर पे आती हैं, उसका हम जायज़ा लेते हैं, मेरिट के ऊपर अगर बनता है तो हम कर देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की, देखिए, पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ लोगों की होती हैं,
एक आदमी का ट्रांसफ़र मैंने उठा के कर दिया, लेट से स्वाद से बनूँ, अब उसकी पीछे जो कोई बूढ़ा बाप है या माजूर माँ है या बीमार बच्चे हैं या बीवी अकेली है या कोई इस तरह का, मुझे उन चीज़ों का नहीं पता। हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं, लोग उनके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जी मेरा ये मसला है, अगर मेरी ये बात पहुंचा दें कि जी मुझे यहाँ से आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, और अगर हमें समझ आता है कि जी ये बात ठीक है, जेन्युइन है और इस आदमी की पर्सनल एक प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हम ज़रूर कंसिडर कर लेते हैं, बट एज प्रेशर या एज इंटरफेरेंस हम उसको नहीं समझते। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए सिटी पेट्रोल फोर्स कायम की गई। सिटी पेट्रोल ने अबाबिल तक का सफ़र कर लिया, लेकिन जराइम पर काबू नहीं पाया जा रहा, क्या वजह है सर? देखिए, स्ट्रीट क्राइम की अपनी डायनामिक्स हैं। स्ट्रीट क्राइम को आप फोर्स के या शो फोर्स के या गैजेटरी के इस्तेमाल से रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। वजह यह है कि इस पेशावर शहर में डेली बेसिस पे कोई 50-60 लाख अफराद रहते, कुछ परमानेंट रहायशी हैं और कुछ हमारे बाहर से भी आते हैं काम करने के लिए। चारसदा से आते हैं, मर्दान से आते हैं, आसपास के इलाके हैं, बड़ा बेर से आते हैं, पीछे दराज़म खेल साइड से उधर से आते हैं, खैबर एजेंसी से या FR पेशावर से, तो मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आते हैं, दिन भर काम करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में 10, 20, 50 क्रिमिनल का 60-70 लाख की आबादी में 10, 20, 50 क्रिमिनल्स का आ जाना या यहाँ पे ऑपरेट करना कोई अचंभे की बात नहीं है, वह पहली बात। दूसरी बात ये कि कुछ लोग जो है बाय चॉइस क्रिमिनल नहीं होते, बाय कंपल्शन क्रिमिनल होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। क्यों? इस वक्त जो सूरत हाल हमारी माशी है, इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वक्त जो एक डेस्टिट्यूशन है, इन सारों को देखते हुए जो लोगों के पास अगर रोज़गार ना हो तो हो सकता है कि मजबूरन वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ भी चले जाएं। तो उसको एक जो एंगल है या एक डायरेक्शन है वो ये है कि आपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको एक लेवल प्लेन पे लेके आना है, और उस जब लेवल प्लेन पे आप लेके आते हैं तो आप रोज़गार की अपॉर्चुनिटी सबको देना शुरू कर दें, तो बाय चॉइस वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे, बाय कंपल्शन वाले जो है वो उनका बाय कंपल्शन वाले ख़त्म हो जाएंगे, बाय चॉइस वाले रह जाएंगे। अब बाय चॉइस वाले जो रह जाते हैं तो उनको हम विल डील विद दोज पीपल। जो हमारी अबाबील है उससे पहले सिटी पेट्रोल था, सेफ सिटी का भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि होपफुली इंशाल्लाह एक पार्ट उसका हम कोशिश करेंगे अगले 6 से 8 महीने में हम कंप्लीट कर दें। तो ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी, इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन स्ट्रीट क्राइम ज़ीरो दुनिया में शायद कहीं भी नहीं है। आप लंदन चले जाएं, आप न्यूयॉर्क चले जाएं, आप रोम चले जाएं, आप पेरिस चले जाएं, वहाँ भी शिकायत हैं लोगों की, मतलब चीज़ें, जेबों से पैसे निकाले जाना, गाड़ियों में कोई चीज़ आप छोड़ के जाते हैं तो गाड़ी का शीशा तोड़ के उसमें से आपका कोई कीमती सामान है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, कोई पैसे आपके पड़े हैं, कोई और कीमती चीज़ पड़ी है, वो निकाल के जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम आर एवरीवेयर, और उस स्ट्रीट क्राइम की वजह से जो है वो लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ज़रूर पाया जाता है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम को डील करना बहुत एक बड़ी कामयाबी है, और जिन ममालिक में, जिन जगहों पर स्ट्रीट क्राइम नहीं है, तो वहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोगों के लिए एक लेवल प्लेन मिला हुआ है और सबके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जिस आदमी की जेब में महीने के लेट से 50,000 लाख रुपए आ जाता है तो शायद वो 100, 200, 500 रुपए की चीज़ चोरी ना करे। सर, मौज़म जहाँ अंसारी पुलिस ऑफिसर ना होते तो क्या होते? मैं पुलिस ऑफिसर ना होता तो मैं एक उस्ताद होता। मेरा शौक़ है पढ़ना, पढ़ाना, एजुकेट करना, गाइड करना। मैं ख़ुद भी मैं समझता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, शायद सारी उम्र रहूँगा मैं। और तालिब इल्म जो है वो पार्टली ज़ाहिर है कुछ इल्म उसके पास अगर जब आ जाता है तो वो उसको इम्पार्ट करने की कोशिश करता है, देना चाहता है। तो मैं चाहता ज़रूर था कि मैं भी कहीं तालीम, दर्स व तदरीस का सिलसिले में शामिल रहूं, लेकिन मैं पुलिस में रहते हुए भी अपना ये शौक़ वक्तन फ़वक्तन पूरा कर लेता हूं। दर्स व तदरीस के हवाले से जो मेरे अपने जवान होते हैं उनको एजुकेट करता हूं, उनको गाइड करता हूं, उनको एडवाइस करता हूं। मेरे अपने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी जाना, वहाँ पे अपने जवानों से बातचीत करनी। तो ये जो इल्म का दो तरफ़ा एक फ़्लो है उसको मैं बड़ा ज़ाती तौर पर पसंद करता हूँ। आप अपने नाम के साथ अंसारी लिखते हैं, अंसारी के बारे में थोड़ा बताएं।
हम अबू अयूब खालिद अंसारी की औलाद हैं। मेरा शजरा नसब जो है वो 42 पुश्तों में अबू अयूब खालिद अंसारी से मिलता है। सहाबी रसूल भी थे और मेज़बान रसूल भी थे। आज़ सल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो वो जब आए तो उनकी ऊँटनी जो है वो आके बैठी अबू अयूब अंसारी के घर के बाहर। अच्छा, उस वक्त तक उनको अंसारी नहीं कहते थे। अंसार का लफ्ज़ जो है या टाइटल जो है वो आज़ सल्लम ने ख़ुद मदीना के लोगों को दिया था, तो वो अबू अयूब खालिद नाम था उनका, और अंसारी बाद में आज़ सल्लम ने उनको किया मेज़बान रसूल। और उसके बाद फिर उनकी जो जनरेशन्स थी उन्हीं में हम भी हैं। अबू अयूब खालिद अंसारी का मज़ार जो है वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में है और जद अमजद है हमारे। और मैं जब कई दफ़ा जा चुका हूँ तुर्की और हमेशा जाता हूँ उनके मज़ार पे दुआ के लिए, फातिहा के लिए ज़रूर जाता हूँ। और वो एक मर्ज खलाइक़ आम है इस्तांबुल में। आप अगर वो कहें सुल्तान अयूब के नाम से उनका मकबरा है मशहूर, तो सुल्तान अयूब आप टैक्सी वाले को कहेंगे सुल्तान अयूब तो वो फ़ौरन आपको सीधा वहाँ लेके चला जाएगा। तो ये वजह तस्मिया है और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं साहबी रसूल की औलाद में से हूँ। बतौर IG खैबर पख्तूनख्वा पेशावर समेत सूबे भर के पुलिस ऑफिसर से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, 100% ना कोई शख्स बुरा हो सकता है, ना 100% परफेक्ट हो सकता है। 100% परफेक्शन जो है इंसान की ज़ात में नहीं हो सकता। इंसान की ज़ात तो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कमज़ोरी आ जाती है। बाय एंड लार्ज मैं अपनी टीम से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। मेरी टीम जो है वो सूबे के नस्ली मुख्तलिफ ज़िलों में भी और डिवीज़न में भी मौजूद है, और मैं उनको एक ही पैगाम देता हूँ हमेशा अपनी टीम को। मैं कहता हूँ कि अपनी नीयत आप साफ़ रखें, खुलूस के साथ और मेहनत के साथ काम करें, और उसके अंदर ज़ाती मफाद का लालच ना हो, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपकी जो भी भाग दौड़ हो या मेहनत हो। तो जब ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें आपकी ज़ात में मजमा हो जाएगा इनका, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला खुद ही कामयाब करेगा और अपनी मदद आपके साथ रखेगा। मौजूदा दौर में सर कब्ज़ा ग्रुप, मंशियात, आइस डीलर ये नासूर बन चुके हैं। फैसला गुन मार्के कई बार शुरू हुए फिर ख़त्म हो गए। अब आपकी जानिब से भी अहकामात आए कि इनके ख़िलाफ़ फैसला गुन मार्का किया जाए और हार डाला जाए, किस हद तक कामयाबी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हमें हुई। जब मैं 1 साल पहले आया तो हमारे वज़ीर आला ने मुझे बताया कि जी उनकी प्रायोरिटीज़ में नारकोटिक्स को एराडिकेट करना जो है वो एक बहुत बड़ी इट स्टैंड्स ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल। उसके लिए फिर मैंने एक नारकोटिक्स एराडिकेशन टीम NET जाल के तौर पे वो मैंने सूबे भर में हमने कायम किए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कायम किए, नई हमने फोर्स उसमें उनको इंडक्ट की, और जो हमारी रिकवरी का लेवल था वो माजी में ऐसी कोई मिसालें नहीं मिलती। यानी अगर हम खाली चर्स की बात करते हैं तो 30-35 हज़ार किलोग्राम चर्स हमने पकड़ी। हमने 2-2.5 हज़ार किलो से ज़्यादा हमने हेरोइन पकड़ी। हमने 1200-1300 किलोग्राम जो है वो आइस हमने पकड़ी, और इसमें बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व थे उनको भी हम कानून के गिरफ्त में लेके आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी हमारे पास नारकोटिक्स का जो वो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन रिड्यूस हमने किया है, बहुत हद तक रिड्यूस किया है, और हम आगे बढ़े हैं। हम पेडलर से आगे बढ़ के पेडलर को हमने लेना, पेडलर को इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करने के बाद पेडलर के बाद हम मिडलमैन के पास गए, मिडलमैन के से अगले हम ट्रांसपोर्टर के पास गए, फिर ट्रांसपोर्टर से फिर हम आखिर में मैन्युफैक्चरर तक पहुँचे। तो ये जो पूरी चेन थी राइट अप टू फ्रॉम स्ट्रीट पेडलर अप टू द मैन्युफैक्चरर, तो उस तक हम गए हैं, और उसके बाद फिर हमने बहुत सारे लोगों को कानून के दायरे में भी लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नारकोटिक्स में हमें बहुत हद तक कामयाबी हुई है। ये भी एक ऑनगोइंग सफ़र है, क्योंकि नारकोटिक्स के काम में माली फ़ायदा इतना है कि बहुत सारे लोग रिस्क ले लेते हैं। आप इसे अंदाज़ा करें कि सऊदी अरब में या मलेशिया में या सिंगापुर में, इन ममालिक में नारकोटिक्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी सज़ाए मौत है। उसके बावजूद भी लोग वहाँ लेके पहुँचते हैं अपनी जान को ख़तरे में डाल के, और बहुत सारे लोग फिर उन्होंने वहाँ मतलब जब सज़ाए मौत है तो सज़ाए मौत उनको दी गई, सज़ा मिली उनको 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 जहाँ तलवार थी, जहाँ फांसी थी, जहाँ इलेक्ट्रिक चेयर थी, जो तरीक़ाकार था फांसी उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने का, वो क्या उसके बावजूद भी इक्का दुक्का हो जाता है।
हमारे पास भी एक तो हमें सज़ाओं का क्वांटम हमें बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपने पहले बात की, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम अदालतों में जाके और केस को प्रूव कर सकें और अदालत के पास कोई जवाज़ ना रह जाए कि जी ये आदमी बेगुनाह है। तो जब हमने साबित कर दिया कि गुनाहगार है तो इंशाल्लाह फिर नारकोटिक्स में सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी को पता हो कि पकड़ा गया तो मैं फिर बाहर नहीं आ सकता। कब्ज़ा ग्रुप की आपने बात की, कब्ज़ा ग्रुप भी इसी तरीके से एक शहर के अंदर ख़ास तौर से जो अर्बन सेंटर्स है, कब्ज़ा ग्रुप जो है एक अर्बन फिनोमेना है क्योंकि ज़मीन जो है शहरों की वही कीमती होती है, गाँव की देहात की ज़मीन लोगों को पता होता है वहीं पर होते हैं। अर्बन फिनोमेना है, अर्बन फिनोमेना के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और उसके बाद फिर जाने के बाद कब्ज़ा कर लेना और फिर कोशिश करना कि जो ओनर है उसको इतना मजबूर करें कि वो औने पौने अपनी ज़मीन जो है या अपनी जो जायदाद है उसको बेच के चला जाए। कब्ज़ा ग्रुपों के ऊपर भी हमने बड़ा हाथ डाला है इस पेशावर शहर में। 2 दिन पहले आपके अखबार में भी और उसके अलावा बाकी तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इसी तरह की एक बड़ी ख़बर थी कि हमने कब्ज़ा ग्रुपों के ऊपर हाथ डाला है। तो कब्ज़ा ग्रुप के ऊपर कार्रवाई जो है वो भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी के अंदर शामिल है। और जैसे मैंने पहले एक बात की कि नेक नियति से, खुलूस दिल से, ज़ाती मफाद को बाला ताक रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हुए, मेहनत से अल्लाह पे यकीन करें और अल्लाह ताला फिर ख़ुद हमें कामयाबी देता है। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।